हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। CH86 ऑकवर्ड मोमेंट। साथ ही उसने कृतिका के ऑफिस में भी पता लगवाया तो पता चला कि कृतिका ऑफिस पहुंची ही नहीं थी। आधे घंटे के अंदर वंश को कृतिका की लोकेशन पता चल गई और वह बिना टाइम वेस्ट करते हुए वहां के लिए निकल गया। अब आगे, कृतिका कार में वंश के सीने में सिर रख कर सो चुकी थी। वंश उसके सिर को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लेता है। इन चंद दिनों में कृतिका की सिक्योरिटी को देखते देखते उसे उसकी बहुत फिक्र होने लगी थी। अगर आज वह टाइम पर नहीं आया होता तो कृतिका के साथ बुरा हो जाता। वह कृतिका के सिर को सहलाते सहलाते दोनों बाप बेटों के बारे में सोचने लगा। उसने मन ही मन ठान ली कि इस बार वह उन्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन्हें लगा था कि इतना टॉर्चर सहने के बाद वे दोनों उनके सामने घुटने टेक देंगे। पर वे तो कुत्ते की दुम निकले। पर वंश ने भी तय कर लिया कि अब गलती की है तो उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। थोड़ी देर में ही वंश की कार एक अपार्टमेंट के सामने आकर रुक गई। उसने कृतिका को देखा, जो अभी भी उसके सीने में सर रख कर सो रही थी। उसने आहिस्ते से जगाया, हालांकि उसका मन तो नहीं कर रहा था, पर फिर भी उसने उसे जगाया। कृतिका हड़बड़ाकर उठ गई और वंश से अलग होकर कार से बाहर आ गई। वंश ने उसे इशारे से ऊपर चलने को कहा। वंश ने डोर बेल बजाया तो अंदर से किसी ने दरवाजा खोला। सामने एक 50 साल की औरत खड़ी थी। ये सुमित्रा आंटी थी, वंश की केयर टेकर। सुमित्रा आंटी की नजर कृतिका पर गई, फिर उसके माथे के सिंदूर पर और फिर उसके गले के मंगलसूत्र पर। ये देखकर सुमित्रा आंटी बहुत खुश हो गईं। उन्होंने वंश की तरफ देखते हुए कहा, वंश बेटा, ये उद्धरण चिन्ह। वंश उन्हें कंफर्म करवाने के लिए बोला, हम आंटी, ये मेरी वाइफ कृतिका है, हमने आज ही शादी की है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सुमित्रा आंटी के फेस पर स्माइल आ गई। उन्होंने वंश और कृतिका को वहीं रुकने के लिए कहा। वंश कंफ्यूज्ड होकर कभी कृतिका को देखता, फिर कभी डोर की तरफ देखता। थोड़ी देर में ही सुमित्रा आंटी अपने हाथों में आरती की एक थाली ले आती है और साथ ही चावल से भरा कलश भी। वे दरवाजे पर उस कलश को रखती है। फिर वंश और कृतिका की आरती उतारने के बाद कृतिका से बोली, बेटा, अपने दाएं पैर से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। कृतिका सुमित्रा आंटी की बात मानते हुए वैसा ही करती है। वह कलश को गिराते हुए अंदर आ जाती है। वंश कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, कृतिका, ये सुमित्रा आंटी है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इन्हें कह सकती हो। कृतिका हाँ में सिर हिलाती है। वंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, जाओ जाकर चेंज कर लो। कृतिका कंफ्यूज्ड होकर वंश की तरफ देखने लगती है। ये देखकर वंश बोला, डोंट वरी, मैंने तुम्हारा सारा सामान यहाँ शिफ्ट करवा दिया है। कोट। कृतिका हाँ में सिर हिलाती है और वंश के बेडरूम को ढूंढते हुए वहाँ चली जाती है। वंश बाहर चला जाता है। कृतिका वंश के बेडरूम में आती है। अंदर आकर उसकी नजर सबसे पहले वॉल के ऊपर लगी वंश की बड़ी सी फोटो पर जाती है, जिसमें वंश हल्का सा स्माइल किए हुए था, पर फिर भी इस हल्की स्माइल के साथ भी वो बहुत हैंडसम लग रहा था। कृतिका तो बस उस फोटो में खो गई और उसे निहारने लगी। एक एक करके वह बेडरूम की हर एक चीजों को ध्यान से नोटिस करने लगी। वंश का बेडरूम वाकई में बहुत खूबसूरत था। सामने ग्लास डोर से होते हुए एक बालकनी थी, जहां से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी। कृतिका ड्रेसिंग मिरर के पास गई और वहां चुपचाप खड़ी हो गई। वह अपने आप को ध्यान से देखने लगी। माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह वंश की हो चुकी है। उसने सामने की तरफ देखा और इस मोमेंट को जीने की कोशिश कर रही थी। उसने भी अपनी शादी के लिए बहुत से सपने देखे थे कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से होगी, पर हर सपना सच भी तो नहीं होता है। पर कहीं न कहीं कृतिका खुश थी कि उसकी शादी वंश से हुई। कृतिका को भी ये बात पता नहीं थी, लेकिन वह वंश को चाहने लगी थी। उसने आईने में खुद को देखते हुए कहा, भले ही हमारी शादी जल्दबाजी में हुई है, जिसमें हमने एक दूसरे की राय भी नहीं पूछी, पर फिर भी मैं इस शादी को निभाना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह कबर्ड में से अपने लिए एक साड़ी निकाल लेती है। वह जैसे ही ब्लाउज और पेटीकोट पहनकर साड़ी पहन रही होती है, तभी वंश कमरे में आ जाता है। ये देखकर कृतिका के हाथों से साड़ी गिर जाती है। वंश की नजर कृतिका पर पड़ती है तो वह पीछे मुड़ जाता है। ये सिचुएशन उसके लिए काफी ऑकवर्ड था। कृतिका हड़बड़ाते हुए वह साड़ी उठाने लगती है, तभी झुकते हुए कमर में उसे दर्द हो जाता है। आहे, उसकी आवाज सुनकर वंश उसकी तरफ जाता है और उसे देखे बिना ही उसे उठाता है।
वह दूसरी तरफ देखते हुए बोला, सॉरी, वो मुझे अपने रूम में नोक करके आने की आदत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कृतिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, इट्स ओके। वंश अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। ये देखकर कृतिका मन ही मन स्माइल करती है। वंश उसकी तरफ देखे बिना ही बोला, तुम चेंज कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी कृतिका एक झटके में उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। वंश का ध्यान उस हाथ पर जाता है जिसे कृतिका ने पकड़ रखा था। ये देखकर कृतिका झट से उसका हाथ छोड़ देती है। ये करते हुए कृतिका बहुत क्यूट लग रही थी। वंश उसकी तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा था, पर कृतिका अपना चेहरा झुकाए हुए थी, इसलिए उसने यह नहीं देखा। वह ऐसे ही बोली, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं चेंजिंग रूम में जा रही हूँ, आप भी फ्रेश हो जाओ। ये कहते हुए कृतिका चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है और वंश वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला गया। वहां जाकर वह अपने शर्ट उतार कर शोवर के नीचे खड़ा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद चेंज करके वह बाहर आ गया। वह एक व्हाइट टॉवेल से अपने बालों को सुखाते हुए बाहर आ रहा था। तभी उसकी नजर कृतिका पर पड़ी, जो लाइट पिंक कलर की एक खूबसूरत सी साड़ी में थी। उसे देखकर वंश को एक अलग ही फीलिंग आने लगी। वह एक टक कृतिका को देखता ही रह गया। इस वक्त वह लोवर टी शर्ट में था। कृतिका को देखते हुए वह गीला टॉवेल सोफे पर फेंक देता है। ये देखकर कृतिका एक नजर घूरकर उसे देखने लगती है। जब वंश को अपने ऊपर किसी की नजर महसूस होती है तो वह कृतिका की तरफ देखता है जो उसे ही घूर रही थी। वह वंश को घूरते हुए सोफे के पास गई और उस गीले टॉवेल को उठाते हुए बोली, वंश ये क्या है? वंश कंफ्यूज्ड होकर बोला, टॉवेल है। उद्धरण चिन्ह। कृतिका उसकी तरफ घूरते हुए बोली, वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर आपने इसे सोफे पर फेंका क्यों? उद्धरण चिन्ह। तभी कृतिका ने अपने टोन पर ध्यान दिया। यह फील करके वह अपना सिर झुका लेती है और धीरे से बोली, सॉरी, वो मुझे गीले टॉवेल्स बेड पर या सोफे पर पड़े हुए अच्छे नहीं लगते। कोट। वंश को कृतिका के क्यूटनेस पर बहुत प्यार आ रहा होता है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये तो तुम्हारी अच्छी हैबिट है। ये कहते हुए वह बेडरूम से बाहर चला गया और लिविंग रूम में जाकर सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। वंश के जाने के बाद कृतिका टॉवेल को अपने हाथों में लेकर उसे स्मेल करने लगी, जिसमें से वंश की मदहोश कर देने वाली खुशबू आ रही थी। उसे स्मेल करते हुए कृतिका उसे अपने सीने से लगा लेती है, फिर उसे लॉन्ड्री बास्केट में डाल देती है। वह बाहर किचन में आ जाती है, जहां सुमित्रा जी डिनर की तैयारी कर रही होती हैं। वे वंश के कहने पर उसके लिए ब्लैक कॉफी बनाने की तैयारी कर रही होती हैं। कृतिका किचन में पहुंचकर सुमित्रा आंटी से बोली, आंटी आप क्या बना रही हैं? उद्धरण चिन्ह। सुमित्रा आंटी कृतिका के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा मैं वंश बाबा के लिए उनकी ब्लैक कॉफी बना रही हूँ। कोट। कृतिका सुमित्रा आंटी की तरफ देखते हुए बोली, आंटी अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं वंश की कॉफी बना दूं? सुमित्रा आंटी स्माइल करते हुए बोली, जरूर बेटा, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मुझे तो खुशी होगी अगर आप वंश बाबा के लिए कॉफी बनाएंगी। उद्धरण चिन्ह। कृतिका स्माइल करते हुए वंश के लिए उसकी ब्लैक कॉफी बनाने लगी। तब तक सुमित्रा जी डिनर की तैयारियां कर रही थी। कुकिंग करते वक्त सुमित्रा जी का ध्यान कृतिका के हाथों पर गया, जो कि बिल्कुल खाली था। कृतिका एक न्यूली मैरिड थी, इसलिए उसका हाथ भरा हुआ होना चाहिए था। ये देखकर सुमित्रा जी को कुछ सूझा। कॉफी बनाने के बाद कृतिका कॉफी लेकर लिविंग रूम की तरफ चली गई। सुमित्रा आंटी ने बताया कि इस वक्त वंश लिविंग रूम में है। वंश का पूरा ध्यान न्यूज़पेपर पढ़ने में था। उसने सिर्फ कदमों की आहट सुनी थी। वह कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, आंटी आप कॉफी टेबल पर रख दीजिए। कृतिका को ये सुनकर हंसी आ गई, क्योंकि वंश उसे सुमित्रा आंटी समझ रहा था। जब काफी देर बाद भी उसे कॉफी रखने की आवाज नहीं आई तो उसने मुड़कर देखा तो वह कृतिका थी। ये देखकर कृतिका ने उसे उसकी ब्लैक कॉफी दे दी। वंश कॉफी पीने लगा, पर आज कॉफी एक नया टेस्ट उसे मिल रहा था। वंश कॉफी पीते हुए बोला, कॉफी किसने बनाई है? उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, मैंने, क्यों आपको ये अच्छी नहीं लगी? ये कहते हुए कृतिका आस भरी निगाहों से वंश की तरफ देखने लगी। वंश को शरारत सूझी। वह जानबूझकर सख्त एक्सप्रेशन अपने फेस पर लाते हुए बोला, तो कॉफी तुमने बनाई है? उद्धरण चिन्ह। वंश के फेस एक्सप्रेशन देखकर कृतिका को घबराहट हो रही थी कि कहीं उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, पर उसके हिसाब से तो उसने कॉफी ठीक ही बनाई थी। वह सवालिया नजरों से वंश की तरफ देखने लगी।
वंश अपना सख्त चेहरा जारी रखते हुए बोला, क्या तुमने इसे टेस्ट किया है? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इसे ब्लैक कॉफी कैसे बोल सकती हो? तुम्हें पता है इससे अच्छी कॉफी तो। उद्धरण चिन्ह। वंश ने इतना ही कहा था कि कृतिका हट होते हुए चुपचाप दौड़ते हुए अपने बेडरूम में चली गई। वंश तो उसे बस देखता ही रह गया। उसे लगा नहीं था कि उसके जरा से मजाक का इस तरह से असर हो जाएगा। वह कृतिका को जाते देखकर बोला, कृतिका रुको तो, पर तब तक वह जा चुकी थी। अब वंश को अपनी मस्ती पर पछतावा हो रहा था। वह मन ही मन बोला, शादी के पहले दिन लोग अपनी बीवियों के लिए कितने सरप्राइज प्लान करते हैं, और एक मैं हूँ जिसने शादी की पहली ही रात अपनी बीवी को नाराज कर दिया। चल वंश अब काम पर लग जा। उद्धरण चिन्ह। वंश बेडरूम में आ गया, जहाँ कृतिका बेड के एक तरफ एक कोने में मायूस होकर चुपचाप बैठी हुई थी। वंश उसके पास गया और उसे मनाने लगा, कृतिका तुम ठीक हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुमने कॉफी सच में बहुत अच्छी बनाई थी। इनफैक्ट ये कॉफी तो मेरी रेगुलर कॉफी से भी बेस्ट थी। अगर तुम्हें भरोसा न हो तो तुम इसे पी सकती हो। उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने एक झटके में वो कॉफी वंश के हाथों से ले ली और उसकी एक सिप लेने लगी। उसे यकीन हो गया कि उसने वाकई में कॉफी बहुत अच्छी बनाई थी। वह कॉफी को साइड में रखकर वंश को घूर कर देखने लगी। वह वंश को घूरते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगी। वंश डरने का नाटक करते हुए आगे आगे था और कृतिका उसके पीछे पीछे। वह आगे आगे भागते हुए बोला, कृतिका क्या कर रही हो? कोट। कृतिका उसकी तरफ घूरते हुए बोली, अपने पति को रास्ते में ला रही हूँ। ये सुनकर वंश उसे देखता ही रह गया और आगे आगे भागने लगा। सुमित्रा जी ने जब दोनों को इस तरह देखा तो वे स्माइल करने लगी। कृतिका वंश को पकड़ने के लिए बेपरवाही से भाग रही थी। ये देखकर वंश उसे रोकते हुए बोला, कृतिका ध्यान से, तुम्हें लग जाएगी। पर कृतिका थी कि उसकी बातें उसके कानों पर जैसे पड़ ही नहीं रही थी। भागते भागते कृतिका बैग से गिरने ही वाली थी कि तभी वंश ने उसे आकर पकड़ लिया और अपनी बाहों में थाम लिया। कृतिका ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। वंश उसके चांद से चेहरे को देखने लगा जो डरते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। इस वक्त दोनों के चेहरे बेहद पास पास थे, इतने कि दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को अपने अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। जब कृतिका ने अपनी आंखें खोली तो वंश की निगाहें उसे ही घूर रही थी। वह कृतिका पर बिगड़ते हुए बोला, क्या जरूरत थी उछल कूद करने की? तुम्हें चोट लग जाती तो। उद्धरण चिन्ह। कृतिका डरते हुए वंश की आंखों में देखकर बोली, वो ये आपकी वजह से तो हुआ है। कृतिका का इतना कहना था कि वंश ने कृतिका को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आते हुए उसकी तरफ अपनी इंटेंस आंखों से देखते हुए कहा, बताओ क्या कह रही थी तुम? 87 रेड बैंगल्स। कृतिका डरते हुए वंश की आंखों में देखकर बोली, वो ये आपकी वजह से तो हुआ है। कृतिका का इतना कहना था कि वंश ने कृतिका को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आते हुए उसकी तरफ अपनी इंटेंस आंखों से देखते हुए कहा, बताओ क्या कह रही थी तुम? उद्धरण चिन्ह। अब आगे। वंश के इस तरह करीब आ जाने से कृतिका की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो चुकी थी। वह एक पल के लिए वंश की आंखों में खोसी गई। वह आज पहली बार उसे इतने करीब से देख रही थी। उसकी गहरी काली आंखें, गुलाबी होंठ, शार्प जॉलाइन, लंबी नाक कृतिका को मन कर रहा था कि वह बस उसे देखती ही रहे। तभी वंश की सर्द आवाज उसके कानों में पड़ी, बताओ क्या कह रही थी? उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने एक नजर वंश को देखा, फिर सामने की तरफ देखकर बोली, वो सुमित्रा आंटी देखिए न, वंश मुझे परेशान कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सुमित्रा आंटी का नाम सुनते ही वंश ने कृतिका को छोड़ दिया और सामने की तरफ देखने लगा, पर वहाँ कोई नहीं था। कृतिका ने वंश से छूटने के लिए ये बहाना बनाया था। वह जल्दी से मौके का फायदा उठाते हुए बेडरूम से निकलकर किचन में आ गई। वंश उसे देखता ही रह गया। वह कृतिका की इस हरकत पर स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया। वह बेड से उठ गया और बालकनी में जाकर सामने की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगा। कृतिका किचन में आ गई और सुमित्रा आंटी की हेल्प करने लगी। वंश कुछ सोचते हुए बेडरूम से बाहर आ गया। किचन में उसने बाहर से ही कृतिका को सुमित्रा आंटी की हेल्प करते हुए देखा। उसका तो मन कर रहा था कृतिका को परेशान करने का, पर अभी वहाँ आंटी भी तो थी, इसलिए वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। अगर कृतिका अकेली होती तो वह जरूर उसे तंग करता। थोड़ी देर बाद सुमित्रा आंटी, वंश और कृतिका डाइनिंग टेबल पर थे। सुमित्रा आंटी तीनों को डिनर सर्व कर रही थी। ये देखकर कृतिका उन्हें बैठने के लिए बोली और खुद ही डिनर सर्व करने लगी। कृतिका ने आज खीर बनाया था।
सुमित्रा आंटी से उसे पता चला कि खीर वंश का फेवरेट है, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न आज वह वंश के लिए खीर बनाए। डिनर सर्व करने के बाद कृतिका भी वंश के बगल में बैठ गई। सुमित्रा आंटी डिनर करते हुए वंश की तरफ देखकर बोली, बेटा ये खीर टेस्ट करो, कृतिका ने आज स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। कोट। ये सुनकर वंश कृतिका की तरफ देखने लगा। कृतिका को बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए उसने अपनी पलकें झुका ली। ऐसा करते हुए वह बहुत क्यूट लग रही थी। वंश का मन कर रहा था कि वह कृतिका के गुलाबी गालों को पींच कर दे, पर वह अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। खाने के बाद वंश ने खीर का स्वाद चखा। वह आंखें बंद करके इसके स्वाद को महसूस करने लगा। ये खीर बिल्कुल उसके दादी माँ के बनाए खीर के स्वाद की याद दिला रही थी। जब वंश की दादी माँ जिंदा थी तब वे वंश के लिए अक्सर खीर बनाया करती थी। आज कृतिका की बनाई खीर ने उसे अपनी दादी माँ की याद दिला दी थी। डिनर के बाद कृतिका ने डिशेज वॉश करने में सुमित्रा आंटी की हेल्प की। आंटी ने कृतिका को मना करने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मानी। किचन का काम खत्म करने के बाद कृतिका अपने बेडरूम में आ गई। वहां जाते ही बेडरूम का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पूरे बेड को व्हाइट लिली और रोजेस से सजाया गया था, जिसकी भीनी भीनी खुशबू कमरे में आ रही थी। ये सुमित्रा आंटी ने करवाया था। कृतिका बेड को ही देखने में लगी हुई थी, तभी वंश रूम में एंटर होता है। उसका ध्यान सबसे पहले बेड की सजावट पर जाती है, फिर कृतिका पर जो एकटक बेड की तरफ ही देख रही होती है। वंश की तरफ मुड़कर जब वह उसे देखती है, फिर एक नजर बेड को देखकर अपनी नजरें झुका लेती है। इस वक्त कृतिका की धड़कनें बहुत जोर से धड़क रही थी। वंश भी कृतिका की हालत समझ पा रहा था। वह कृतिका के पास गया। यह महसूस करके कृतिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। वंश उसके पास जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, कृतिका मेरी तरफ देखो। उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए आहिस्ते से अपनी आंखें खोल देती है। वंश उसके दोनों कंधों को आहिस्ते से पकड़कर बेड पर बैठा देता है और खुद उसके सामने उसके बगल में बैठ जाता है। वह कृतिका के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, कृतिका मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी राय के बिना हुई है। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, पर मैं तुम्हारी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए ये स्टेप उठाया। अगर मैंने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ किया है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम ये शादी नहीं। उद्धरण चिन्ह। वंश ने इतना ही कहा था कि कृतिका ने उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहा, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। इनफैक्ट मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अगर आप मुझे बचाने नहीं आते तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाती, और मैं ये शादी निभाना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वंश को बहुत खुशी हुई कि कृतिका को इस शादी से कोई एतराज नहीं है। इनफैक्ट वह इसे दिल से अपनाना चाहती है। वंश स्माइल करते हुए कृतिका की तरफ देखता है। कृतिका भी वंश की आंखों में ही देख रही होती है। वंश कृतिका के हाथों को अपने हाथों में लेता है और अपनी लाई हुई रेड कलर की चूड़ियां उसे पहनाने लगता है। कृतिका वंश की तरफ देखती ही रह जाती है। ये देखकर वंश स्माइल करता है और कहता है, सुमित्रा आंटी ने कहा था कि नई नवेली दुल्हन का हाथ कभी खाली नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम्हारे लिए ये लाया था। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह कृतिका को सारी चूड़ियां पहना देता है। अब कृतिका के हाथ भरे हुए थे। लाल रंग के चूड़े उसके गोरे हाथों में बहुत सुंदर लग रहे थे। कृतिका अपने दोनों हाथों को देखते हुए बहुत खुश हो गई। उससे रहा नहीं गया और फ्लो में उसने वंश के गालों पर किस कर लिया और स्माइल करते हुए थैंक यू बोली। वंश तो अपनी बीवी के इस हरकत पर हैरान ही रह गया। उसके हाथ अपने गाल पर चले गए जहां कृतिका ने अभी किस किया था। कृतिका को भी किस करने के बाद रियलाइज हुआ कि उसने अभी क्या कर दिया। वह अपनी टिमटिमाती आंखों से वंश की तरफ देखने लगी। वह अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, वो मैं। अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, फिर कहती है, वो जब भी मेरी प्रिंसेस दीक्षा मेरे लिए कुछ करती है तो मैं उसे ऐसे ही थैंक यू बोलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कृतिका बहुत ही क्यूट लग रही थी। वंश उसकी इस हरकत पर स्माइल करते हुए उसे देखता ही रह गया। वंश ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, कृतिका अपनी आंखें खोलो। उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने डरते डरते अपनी आंखें खोली। वंश उसे देखकर स्माइल कर रहा था। ये देखकर कृतिका को शांति मिली। उसे लग रहा था कहीं वंश उसकी इस हरकत पर उसे डांट न दे। वह कृतिका के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, तुमने आंखें क्यों बंद कर ली थी। उद्धरण चिन्ह। कृतिका अपनी नजरें झुकाए हुए धीरे से बोली,
वो मुझे लगा कि मेरी इस हरकत पर कहीं आप गुस्सा होकर मुझे डांटने न लग जाएं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वंश स्माइल करता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं भला तुम्हें क्यों डांटूंगा, और वैसे भी तुम ऐसी हरकतें करते हुए बहुत क्यूट लगती हो, और कोई भी पति अपनी बीवी की क्यूटनेस को मिस तो नहीं करना चाहेगा ना। उद्धरण चिन्ह। कृतिका स्माइल करते हुए वंश को हग कर लेती है और कहती है, आप बहुत अच्छे हैं, मैं लकी हूँ कि मेरी शादी आपसे हुई, इन चूड़ियों के लिए थैंक यू, ये बहुत खूबसूरत हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर वह वंश से अलग हो गई। वंश उसके सिर को सहलाते हुए बोला, तुम्हारी बनाई खीर बहुत ही टेस्टी थी, थैंक यू इतनी टेस्टी खीर बनाने के लिए। अपनी तारीफ सुन कृतिका वंश की तरफ देखने लगती है। तभी उसका ध्यान बैग की तरफ जाता है। वह एक बार फिर नर्वस होने लगती है। ये देखकर वंश उसके सिर को सहलाते हुए बोला, डोंट वरी, ये सुमित्रा आंटी ने करवाया है हमारे लिए, पर उन्हें नहीं पता कि हमारी शादी कैसे हुई है। रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, हम गुड नाइट। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वंश पिलो और ब्लैंकेट लेकर बेडरूम के सोफे पर चला जाता है। कृतिका तो बस वंश को देखती ही रह जाती है। वह आहिस्ते से बेड में घुस जाती है और आराम से बेड पर लेट जाती है। उसकी आंखों में नींद नहीं था, वह लेटे हुए भी वंश को ही देखने में लगी थी। वंश ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही स्माइल करते हुए बोला, सो जाओ, मुझे देखने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कृतिका झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है और ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। अगली सुबह आदित्य अपनी जिम की रूटीन पूरा करते हुए कमरे में आ जाता है। अभी सुबह के 7 बज रहे होते हैं। दीक्षा आराम से फैलकर सो ही रही थी। आदित्य उसकी तरफ देखकर नमे सिर हिलाता है और स्माइल करता है। पसीने की वजह से उसकी शर्ट भीग चुकी थी, इसलिए वह उसे उतार कर साइड में रख देता है। वह दीक्षा के पास जाता है और उसे जगाने लगता है, दीक्षा उठो, अब कब तक सोने का इरादा है। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अलसाई हुई अपनी आंखें खोलती है और सामने आदित्य को शर्ट लेस देखती है। फिर उसकी नजर घड़ी पर जाती है जिसमें 7 बज रहे होते हैं। वह आदित्य की तरफ देखते हुए अपनी अलसाए आवाज में बोली, 7 ही तो बजे हैं, इतनी जल्दी उठाने की क्या जरूरत थी आपको। उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसके गाल खींचते हुए बोला, रियली सुबह के 7 बजे तुम्हें जल्दी टाइम लगता है। दीक्षा तुम दिन ब दिन आलसी होती जा रही हो। कोट। ये सुनकर दीक्षा मुंह बनाते हुए बेड पर बैठ जाती है। ये देखकर आदित्य उसके गालों पर किस करते हुए बोला, मुंह बनाना बंद करो और जाकर रेडी हो जाओ, हमें वंश के अपार्टमेंट जाना है। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा सवालिया नजरों से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, कहीं आपका मुझसे मन तो नहीं भर गया जो अब सुबह सुबह वंश के घर जाने की बात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य घूरते हुए दीक्षा की तरफ देखकर बोला, जस्ट शट अप, तुम अपने इस छोटे से दिमाग को कुछ ज्यादा ही नहीं चलाने लगी हो आजकल। कोट। दीक्षा मुंह बनाते हुए बोली, तो हम वंश के अपार्टमेंट क्यों जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसे डांटते हुए बोला, जितना कहा है उतना करो, समझ में आई बात, वहां जाकर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम वहां क्यों जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपने आदत से मजबूर जिद करते हुए बोली, नहीं, मुझे अभी के अभी जानना है कि हम वहां क्यों जाने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसे समझाते हुए बोला, दीक्षा जिद मत करो, चुपचाप रेडी हो जाओ। कोट। पर दीक्षा ने भी आज आदित्य की बात न मानने की कसम खा रखी थी। वह अपनी जिद पर कायम रहते हुए बोली, प्लीज आदि बताए ना, मुझे जानना है। उद्धरण चिन्ह। पर आदित्य उसे इग्नोर करते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगा तो दीक्षा ने उसकी एक बाह पकड़ ली और उसे खींचते हुए बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली, आदि प्लीज बताए ना। दीक्षा की इस हरकत से आदित्य वहीं रुक गया। वह उसके गाल खींचते हुए बोला, तुम दिनों दिन और बदमाश होती जा रही हो। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए अपनी बत्तीसी दिखा देती है। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम वंश और कृतिका से मिलने जा रहे हैं। कोट। दीक्षा सवालिया नजरों से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, पर वंश के अपार्टमेंट में वंश न होंगे, कृतिका दी क्यों होंगी। आदित्य समझ गया कि अब जब तक वह सच नहीं बता देगा दीक्षा उसे जाने नहीं देगी। वह दीक्षा के कंधे को पकड़ते हुए बोला, क्योंकि वंश और कृतिका की शादी हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा स्माइल करते हुए आदित्य की बातों को दोहराते हुए बोली, वंश और कृतिका दी की शादी हो चुकी है। तभी उसे रियलाइज हुआ कि आदित्य ने अभी अभी क्या कहा है। वह जोर से चीखते हुए बोली, क्या, कब, कहाँ, कैसे, आपने मुझे बताया। उद्धरण चिन्ह।
दीक्षा इतना ही बोल पाई थी कि आदित्य ने अपने होंठ उसके होंठों पर रखकर उसे चुप करवा देता है। दीक्षा अभी भी कहने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। थोड़ी देर बाद आदित्य उसे रिलीज करते हुए उसकी तरफ घूरते हुए बोला, इसीलिए नहीं बता रहा था तुम्हें। अब कोई सवाल नहीं, चुपचाप फ्रेश होकर रेडी हो जाओ, हम उनसे मिलने जा रहे हैं, वही सारे सवाल पूछ लेना। ये कहकर वह वॉशरूम की तरफ चला गया। दीक्षा भी जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। थोड़ी ही देर में वह बिल्कुल रेडी हो गई। उसने आज ग्रीन कलर की एक साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। आदित्य भी रेडी हो गया। फिर दोनों ब्रेकफास्ट किए बगैर वंश के अपार्टमेंट के लिए निकल गए। रोमांस इन द कार। दीक्षा भी जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। थोड़ी ही देर में वह बिल्कुल रेडी हो गई। उसने आज ग्रीन कलर की एक साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। आदित्य भी रेडी हो गया। फिर दोनों ब्रेकफास्ट किए बगैर वंश के अपार्टमेंट के लिए निकल गए। अब आगे वंश का अपार्टमेंट। वंश की नींद कृतिका से पहले खुली। इतना लंबा चौड़ा इंसान का एक सोफे पर एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए उसे थोड़ा पेन भी हो रहा था। वह उठकर वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर सोती हुई कृतिका पर गई, जो कि सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह क्यूट लग रही थी। उसे देखकर वंश की सारी थकान दूर हो गई। वह वहीं ठहर गया और कृतिका के सिर के पास बैठ गया। वह उसके चेहरे के एक एक फीचर को गौर से देखने लगा। कृतिका का चांद सा पतला चेहरा, उस पर झील की तरह गहरी काली आंखें, उस पर घनी सी पलकें, छोटी सी नाक और गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाबी मुलायम होंठ। वंश के दिल में क्या आया कि वह कृतिका की तरफ झुककर उसके गालों पर किस कर लेता है, जिससे कृतिका नींद में कसमसाती है और वंश का एक हाथ जो उसके एक गाल को थामे हुए थे उन्हें कसकर पकड़ लेती है। वंश अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश करता है, पर छुड़ा नहीं पाता। तभी कृतिका फ्लिप करते हुए वंश की तरफ मुंह कर देती है। वंश तो पहले से ही उसकी तरफ झुका हुआ था, जिससे एक्सीडेंटली दोनों के होंठ आपस में छू जाते हैं। कृतिका कसमसाते हुए वंश के सीने में छिप जाती है। उसकी इस हरकत पर वंश स्माइल करता है और अपने होठों पर उंगली फिराने लगता है, जिसे कृतिका ने अभी अभी अपने होठों से छुआ था। उसके फेस पर एक स्वीट सी स्माइल आ जाती है। वह कृतिका के सिर को प्यार से सहलाता है, फिर आहिस्ते से उसके सिर को चूम लेता है और धीरे से उसके कानों में बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। उद्धरण चिन्ह। कृतिका थी कि वंश की शर्ट को बहुत जोर से जकड़े हुए थी, इसलिए वंश चाहकर भी वहां से जा नहीं पा रहा था। तभी कृतिका की नींद खुल गई। उसे ऐसा फील हुआ कि उसने किसी को कसकर पकड़ रखा है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने वंश था। कृतिका का ध्यान फिर अपने हाथों पर गया। उसने हड़बड़ाते हुए वंश को छोड़ दिया। ये देखकर वंश स्माइल करता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। कृतिका भी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। वंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, बॉस और मैडम हमसे मिलने आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। कृतिका ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है। वह वॉशरूम की तरफ दौड़ लगाने ही वाली होती है कि तभी वंश उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। उसे एक पेपर बैग देते हुए बोला, इसे पहन लेना। उद्धरण चिन्ह। कृतिका हम कहती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह रेडी होकर बाहर आ जाती है। वंश भी तब तक रेडी होकर कमरे में आ जाता है। जब उसकी निगाहें कृतिका पर पड़ती है तो वह पलकें झपकाना भूल जाता है। इस रेड कलर की साड़ी में कृतिका बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा अभी बिल्कुल फ्रेश था। बिना मेकअप के भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वंश वहीं टेक लगाकर कृतिका को देख रहा था। कृतिका ड्रेसिंग मिरर के सामने रेडी होते हुए मिरर से उसे देखने में लगी थी। ये देखकर वह ब्लश करने लगी। वंश को उसकी इस हरकत पर बहुत प्यार आ रहा था। वह उसके पास गया। ड्रेसिंग मिरर के पास रखा मंगलसूत्र उठाकर कृतिका के गीले बालों को साइड में करते हुए उसे मंगलसूत्र पहना देता है। मंगलसूत्र पहनाते वक्त उसकी नजर कृतिका की खुली पीठ पर जाती है। वह झुककर आहिस्ते से उन्हें चूम लेता है। इस एहसास में कृतिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। वंश उसके कंधे को पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ कर लेता है। फिर सिंदूर का डिब्बा उठाकर सिंदूर लेकर उसकी मांग भर देता है। फिर उसकी तरफ झुककर उसके कानों के पास जाकर बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। वंश के इस तरह करीब आ जाने से कृतिका के दिल की धड़कनें रफ्तार ले रही थी, जिन्हें काबू में करते हुए वह वंश की तरफ देखकर थैंक यू बोलती है और बड़ी तेजी से वहां से निकलकर बाहर किचन में आ जाती है। वंश स्माइल करते हुए उसे जाते हुए देखता है। फिर वह बाहर आ जाता है।
थोड़ी ही देर में उनके अपार्टमेंट की डोरबेल बजती है। कृतिका को अंदाजा हो जाता है कि ये दीक्षा और आदित्य ही होंगे, इसलिए वह एक्साइटमेंट में दौड़ते हुए जाने लगती है तो वंश पीछे से उसे रोकते हुए बोला, आराम से। उद्धरण चिन्ह। कृतिका फिर अपने छोटे छोटे कदमों से डोर के पास पहुंच जाती है। वंश उसके बगल में ही खड़ा होता है। कृतिका डोर ओपन करती है तो वहां आदित्य और दीक्षा ही होते हैं। दीक्षा तो अपनी दी को देखती ही रह जाती है। वह बिना कुछ बोले कृतिका के पास जाती है। वह उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे देखने लगती है, फिर कृतिका के माथे को और फिर उसके गले के मंगलसूत्र को। इस रेड साड़ी में कृतिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह आहिस्ते से कृतिका को गले लगा लेती है। कृतिका भी अपनी प्रिंसेस को अपनी बाहों में भर लेती है। आदित्य और वंश दोनों बहनों को गले मिलते हुए देखकर स्माइल करते हैं। चारों सोफे पर आ जाते हैं। दीक्षा कृतिका की तरफ अभी भी हैरानी से देख रही थी। वह उसकी तरफ देखते हुए ही बोली, दी मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आपकी शादी हो चुकी है, पर ये सब हुआ कैसे? उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने सारी बातें आदित्य और दीक्षा को बता दी। उसके बाद वंश बोला, बॉस मुझे लगा था कि सुधीर और संजय वर्मा एक बार की टॉर्चर के बाद समझ जाएंगे, पर मैं गलत था। पर इस बार उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। कोट। आदित्य उसकी तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में बोला, हम तुम ठीक कह रहे हो, उन्हें उनके किए की बदतर सजा मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा कृतिका की तरफ देखते हुए बोली, दी मैं तो आपकी शादी कराना चाहती थी और मुझे वंश जीजू आपके लिए पहले ही पसंद थे। मैं आप दोनों को साथ में देखना चाहती थी, पर मैं आपको दुल्हन बनते हुए भी देखना चाहती थी, पर मेरा ये सपना अधूरा रह गया। कोट। ये कहते हुए दीक्षा मायूस हो गई। आदित्य और वंश भी दीक्षा की तरफ देखने लगे। कृतिका उसे समझाते हुए बोली, प्रिंसेस मैं भी चाहती थी कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो, जिसमें मेरे सारे अपने शामिल हों, पर सिचुएशन ही ऐसी थी कि हमें ऐसे ही शादी करनी पड़ी। कोट। दीक्षा मायूस होकर कृतिका की तरफ एक नजर देखकर वंश की तरफ देखते हुए बोली, जीजू आपको पता है मैंने अपने होने वाले जीजू के जूते चुराने के कितने सपने देखे थे। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि उनसे जूते के बदले क्या मांगूंगी, पर मेरा ये सपना भी अधूरा रह गया। कोट। वंश अब क्या ही बोले। वह एक नजर दीक्षा की तरफ देखकर आदित्य की तरफ लाचारगी से देखता है, जैसे कह रहा हो, बॉस अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आदित्य अपनी सर्द आंखों से वंश की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश का बचाव करते हुए बोली, प्रिंसेस इसमें तुम्हारे जीजू की क्या गलती? मैंने कहा न, ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि हमें कुछ भी समझ नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। आदित्य भी दीक्षा की तरफ देखकर समझाते हुए बोला, दीक्षा कृतिका सही कह रही है, उस वक्त सिचुएशन ही कुछ ऐसा रहा होगा। कोट। दीक्षा मायूस होकर हाँ में सिर हिला देती है, फिर वंश और कृतिका की तरफ देखते हुए बोली, शादी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई, पर फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों ने शादी कर ली। उद्धरण चिन्ह। आदित्य भी स्माइल करते हुए वंश और कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। कोट। वंश और कृतिका दोनों आदित्य को थैंक यू बोलते हैं। आदित्य दोनों की तरफ देखते हुए बोला, दादी माँ ने तुम दोनों को अभी मल्होत्रा हाउस बुलाया है। कोट। वंश आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है बॉस, पर पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कृतिका ने आप दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। कोट। चारों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सुमित्रा आंटी और कृतिका सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं। ब्रेकफास्ट के बाद कृतिका उन्हें अपने हाथों से बनाई पहली रसोई यानी कि खीर टेस्ट करवाती है। खीर वंश का फेवरेट था, इसलिए कृतिका ने सोचा कि क्यों न पहली रसोई में खीर ही बनाया जाए। वैसे तो दीक्षा ने भी पहली रसोई में आदित्य का फेवरेट यानी गाजर का हलवा बनाया था, हालांकि उस वक्त उसे नहीं पता था कि ये आदित्य का फेवरेट है, पर कोइंसिडेंटली ये आदित्य का फेवरेट निकला था। पर आदित्य जल्दी ऑफिस निकल गया था, इसलिए वह उस हलवे को टेस्ट नहीं कर पाया था। सबने कृतिका के हाथों का खीर चखा। खीर वाकई में बहुत ही टेस्टी बनी थी। कृतिका कुकिंग में एक्सपर्ट थी, इसलिए खीर तो टेस्टी बनना ही था। उसके पूछने से पहले ही आदित्य बोला, कृतिका खीर बहुत ही टेस्टी बना है, इट्स वेरी डिलिशियस। कोट। कृतिका स्माइल करते हुए आदित्य की तरफ देखकर थैंक यू बोलती है। दीक्षा एक कटोरी खीर ऑलरेडी खा चुकी थी। वह दूसरी कटोरी उठाते हुए बोली, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको मेरी दी को गिफ्ट भी देना पड़ेगा। कोट।
आदित्य दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स, कृतिका को उसकी पहली रसोई का गिफ्ट मिलना चाहिए। दीक्षा दूसरे कटोरी को खत्म करते हुए आदित्य की तरफ घूरने लगती है और तीसरी कटोरी उठा लेती है। आदित्य कंफ्यूज्ड होकर अपनी भूखी बीवी को देखता है। वह उसकी तरफ आंखें छोटी करके बोला, दीक्षा बस भी करो, और कितना खाओगी? कोट। दीक्षा आदित्य को घूरते हुए बोली, मैं जितनी भी खाऊं आपसे मतलब, वैसे भी ये आपने नहीं मेरी दी ने बनाया है। आदित्य तो उसे घूरता ही रह जाता है। वंश तो दोनों को देखता ही रह गया। आज पहली बार वह देख पा रहा था कि कोई उसके बॉस को उल्टा जवाब दे रहा है, वरना तो आज तक किसी में ये हिम्मत ही नहीं आ पाई थी। दीक्षा अभी भी आदित्य की तरफ घूर रही थी। ये देखकर आदित्य बोला, अब क्या हुआ, ऐसे क्या घूर रही हो? कोट। दीक्षा उसकी तरफ घूरते हुए ही बोली, मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखकर बोला, क्यों भला? कोट। दीक्षा उसकी तरफ घूरते हुए बोली, क्योंकि आपने मेरी दी की पहली रसोई को टेस्ट भी किया, उसकी तारीफ भी की और उन्हें गिफ्ट भी देने वाले हैं, पर आपने मेरे टाइम नाइंसाफी की, न तो मेरी पहली रसोई को टेस्ट किया, जबकि मैंने आपका फेवरेट डिश ही बनाया था, और मेरे लिए न कोई गिफ्ट लाए। कोट। वंश और कृतिका दीक्षा के बचपने को देखकर उसकी तरफ स्माइल करने लगे। आदित्य, तुमने मुझे टेस्ट ही नहीं कराया तो मैं कैसे टेस्ट करता? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा उसे आंखें दिखाते हुए बोली, आप रुके ही नहीं, ऑफिस जाने की इतनी जल्दी जो थी आपको? कोट। आदित्य समझ गया कि अगर उसने हार नहीं मानी तो दीक्षा बात को और बढ़ाएगी, इसलिए उसने अपनी बीवी के सामने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया, सारी गलती मेरी है, अब खुश? उद्धरण चिन्ह। ये देखकर दीक्षा स्माइल करने लगी। आदित्य प्लेट में से खाना लेने के बहाने दीक्षा के कान के पास गया और धीरे से बोला, बहुत शैतानी चढ़ी हुई है ना? आज रात को उतारता हूँ तुम्हारी सारी शैतानी। ये कहते हुए वह वापस अच्छे से बैठ जाता है। दीक्षा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को ही देख रही थी, जो खुलेआम उसे सबके सामने धमकी दे रहा था। आदित्य वंश की तरफ देखते हुए बोला, वंश तुम्हें खीर कैसी लगी? उद्धरण चिन्ह। वंश कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, बहुत ही टेस्टी बॉस। सुमित्रा आंटी आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदित्य बेटा, खीर वंश बेटा का फेवरेट है। कोट। दीक्षा कृतिका की तरफ देखते हुए, ओ, तो इसलिए आज पहली रसोई में खीर बनाया गया था। फिर वंश की तरफ देखते हुए, वैसे जीजू अब तो खीर बनाने वाली आपकी है, तो अब आप जब चाहे तब खीर खा सकते हैं। फिर कृतिका की तरफ देखते हुए, दी अगर आप जीजू के लिए खीर बनाओ तो मेरे लिए भी पैक करवा देना। आपको तो पता है ना आपको हाथों का बना खाना मुझे कितना पसंद है। उद्धरण चिन्ह। कृतिका दीक्षा के गालों को पिंच करते हुए बोली, ओके मेरी लिटिल प्रिंसेस। सुमित्रा आंटी वंश की तरफ देखते हुए बोली, बेटा आज आते वक्त कृतिका के लिए उसका गिफ्ट लेते आना। वंश सुमित्रा आंटी की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है। फिर चारों अपनी अपनी कार में बैठकर मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाते हैं। आदित्य की कार में दीक्षा एक कोने में बैठी हुई थी और खिड़की के बाहर देखने में लगी थी। उसके जहन में बार बार आदित्य के कहे शब्द ही गूंज रहे थे, बहुत शैतानी चढ़ी हुई है, आज रात को सारी शैतानी उतारता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आदित्य समझ गया कि इस वक्त दीक्षा क्या सोच रही है। उसने एक नजर दीक्षा की तरफ देखा, फिर उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। दीक्षा की तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। उसकी हालत खराब हो गई थी, वह अपनी नजरें झुकाए हुए थी। आदित्य अपनी एक उंगली से दीक्षा के चिन्ह को पकड़कर उसे उठाते हुए अपनी तरफ कर लेता है। फिर उसके होठों पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, तब तो बहुत शैतानी चढ़ी हुई थी, अब क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपनी टिमटिमाती आंखों से आदित्य की तरफ देखने लगी। ये देखकर आदित्य कार की पार्टीशन ऑन कर देता है। वह दीक्षा के गालों को सहलाते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो वाइफी, आखिर इरादा क्या है? कोट। दीक्षा तो शर्म के मारे लाल हो गई थी। अपने गुलाबी गालों के साथ वह और भी अट्रैक्टिव लग रही थी। आदित्य तो उसे ऐसे देखकर कब से उसे प्यार करने के लिए बेताब था। वैसे भी सुबह वह अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को ठीक से नहीं देख पाया था, अब जाकर उसे मौका मिला था। वह दीक्षा की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें इस साड़ी में देखकर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, आई थिंक अब मेरे पास पूरा मौका है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह दीक्षा के होठों की तरफ झुक गया और उसे किस करने लगा। धीरे धीरे दीक्षा भी इस किस में इन्वॉल्व हो गई।
जिससे आदित्य की किस वक्त के साथ और डीप और पैशनेट होती जा रही थी। आदित्य के बिना रुके किस करने से दीक्षा की सांसें भारी होने लगी थी, इसलिए न चाहते हुए भी उसे दीक्षा के होठों को रिलीज करना पड़ा। वह उसके होठों को छोड़कर उसके नेक पर आ गया। उसके हर किस से दीक्षा पिघलने लगी और उसकी पकड़ आदित्य की बॉडी पर कसने लगी। दूसरी तरफ वंश के कार में कृतिका एक नजर वंश को देखकर बाहर खिड़की की तरफ देख रही थी। उसके हवा में लहराते बाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बालों की कुछ लंटें उसके होठों से खेल रही थी। ये देखकर वंश को मन कर रहा था कि वह अभी कृतिका को किस कर ले। उसे देखते देखते वंश की नजर कृतिका की खुली पतली कमर पर गई। ये देखकर वंश को एक अलग सी फीलिंग आने लगी। उसका दिल कृतिका को छूने का कर रहा था। जब कृतिका ने वंश की तरफ देखा जो कि उसकी तरफ ही देख रहा था, ये देखकर उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। आदित्य की कार में आदित्य दीक्षा को मदहोशी से किस किए जा रहा था। उसकी नेक को किस करते हुए वह आहिस्ते से उसकी साड़ी के पल्लू को उसकी बॉडी से हटा देता है और पूरी बॉडी पर किस करने लगता है। इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते उनकी कार मल्होत्रा हाउस पहुंच जाती है। ड्राइवर हॉर्न बजाता है, जिससे दोनों अपनी दुनिया से बाहर निकलकर इस दुनिया में वापस आते हैं। आदित्य दीक्षा को ठीक से बिठाता है, फिर उसकी साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए उसके बालों को ठीक करता है। दीक्षा आदित्य की शर्ट को ठीक करते हुए उसके सारे बटन बंद कर देती है। वह आदित्य से उसका रुमाल लेते हुए उसके होठों को पोंछ देती है, जिसमें उसकी लिपस्टिक लगी हुई थी। आदित्य उसके होठों को आहिस्ते से किस करता है, फिर दीक्षा को लेकर कार से बाहर आ जाता है। वंश और कृतिका भी कार में से बाहर आ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ परफेक्ट कपल लग रहे थे। रिसेप्शन पार्टी और वंश का गिफ्ट। आदित्य उसके होठों को आहिस्ते से किस करता है, फिर दीक्षा को लेकर कार से बाहर आ जाता है। वंश और कृतिका भी कार में से बाहर आ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ परफेक्ट कपल लग रहे थे। अब आगे चारों लिविंग रूम में आ जाते हैं, जहां सभी पहले से ही विराजमान थे। एक तरफ शीतल दादी माँ बैठी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ मोहित, ईशान और नित्या बैठे थे। विहान और ईशा को भी जब वंश और कृतिका की शादी की न्यूज मिली तो वे भी उन्हें बधाई देने के लिए आ गए। चारों एक एक तरफ बैठ गए। ईशान वंश और कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, वंश भाई, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आपने शादी कर ली। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। कोट। वंश और कृतिका स्माइल करते हुए ईशान की तरफ देखते हैं और उसे थैंक यू बोलते हैं। तभी ईशान के दिमाग में कुछ आता है और वो विहान की बैंड बजाने के लिए उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे विहान भाई, आपको नहीं लगता कि वंश भाई से आपको कुछ सीखना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। विहान सवालिया नजरों से ईशान की तरफ देखते हुए बोला, मुझे वंश से क्या सीखना चाहिए छोटे? उद्धरण चिन्ह। ईशान, देखिए ना, घोड़ी चढ़ने की रेस में आप दौड़ रहे थे, पर वंश भाई तो बिना रेस में दौड़े ही आपसे जीत गए। विहान भाई, वंश भाई की लाइफ में तो दूर दूर तक कोई लड़की भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने आपसे पहले बाजी मार ली। आपकी लाइफ में तो लड़की आपकी आंखों के सामने थी, फिर भी आप पीछे रह गए भाई। दिस इज जस्ट नॉट फेयर। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ईशा विहान को घूर घूर कर देखने लगी, क्योंकि ईशान सही कह रहा था, शादी का अगला नंबर इन्हीं का था। किसी ने यह नहीं सोचा था कि वंश की शादी पहले हो जाएगी। विहान ईशा की तरफ एक नजर देखकर ईशान की तरफ खा जाने वाली नजरों से घूरता है। वह मन ही मन बोला, नोट फेयर के बच्चे, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। इससे पहले की बात आगे बढ़ती शीतल जी बीच में आते हुए बोली, अरे बस कीजिए ईशान, वंश और कृतिका की शादी हुई है तो हमें आज उनके बारे में सोचना है। बाद में हम ईशा और विहान के बारे में भी बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह। सभी दादी माँ की बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। शीतल जी वंश और कृतिका की तरफ देखते हुए बोली, वंश और कृतिका बेटा, सबसे पहले आप दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हमेशा आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे। उद्धरण चिन्ह। वंश और कृतिका दादी माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। दादी माँ आगे कहती हैं, बेटा, हम जानते हैं कि आप दोनों की शादी किन परिस्थितियों में हुई। हमें उसे धूमधाम से करने का तो मौका नहीं मिला, पर हम आप दोनों की रिसेप्शन पार्टी को बहुत धूमधाम से करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। मोहित, हम गुड आइडिया दादी माँ, हमें भी बहुत दिनों बाद पार्टी का टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। मोहित की बातें सुन सब खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। नित्या मोहित की तरफ देखते हुए बोली, मोहित भाई, कभी खाने से निकलकर भी सोचकर देखा करो,
इसी बहाने हम सब इकट्ठे होंगे और हमें एक टुगेदरनेस को सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। कोट विहान, हाँ प्रिंसेस, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सबके साथ खुशियाँ एंजॉय करने का मजा ही कुछ और होता है। कोट शीतल जी सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए बोली, आदि बेटा, हम चाहते हैं कि वंश और कृतिका की रिसेप्शन पार्टी मल्होत्रा हाउस में हो और आज ही हो। उद्धरण चिन्ह। आदित्य शीतल दादी माँ की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है दादी माँ, ऐसा ही होगा। हम आज ही पार्टी करेंगे। मैं सारा को ऑर्डर दे देता हूँ। कोट शीतल जी ने हाँ में सिर हिलाया। तभी नित्या और दीक्षा एक साथ बोल पड़ी, आज ही पार्टी है? मतलब शाम को पार्टी होगी तो हम शॉपिंग कैसे करेंगे? पार्टी में पहनने के लिए शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना। उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा की तरफ झुककर उसके कानों के पास बोला, तुम्हारे पास कपड़ों की कमी है क्या? दीक्षा मासूमियत में नमे सिर हिला देती है। ये देखकर आदित्य अपनी आईब्रो चढ़ाकर बोला, तो? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या आपको नहीं पता, एक लड़की के पास चाहे जितने भी कपड़े क्यों न हो, पर फिर भी उसे किसी ओकेजन में पहनने के लिए नए कपड़े चाहिए होते हैं। दीक्षा भी बातें सुनकर आदित्य उसकी तरफ ही आंखें छोटी करके देखने लगा। फिर वह नित्या की तरफ देखकर बोला, डोंट वरी प्रिंसेस, अभी तुम्हारे पास पूरे दिन का टाइम है। अभी सुबह के 10 ही बजे हैं और पार्टी रात को होने वाली है। और तुम्हें शॉपिंग पर जाने की क्या जरूरत? तुम अपनी पसंद के कपड़े सिलेक्ट कर लो, वो शाम तक तुम्हारे रूम में पहुंच जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नित्या के फेस पर स्माइल आ जाती है। वह आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू भाई, यू आर दी बेस्ट। आदित्य उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है। वहीं दीक्षा अपने मुरझाए शक्ल के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि आदित्य ने उसे इग्नोर जो कर दिया था। शीतल जी सबकी तरफ देखते हुए बोली, तो फिर तय रहा, आज शाम वंश और कृतिका की रिसेप्शन पार्टी मल्होत्रा हाउस में होगी। आदित्य की तरफ देखते हुए, आदि बेटे, हम कुछ मेहमानों की लिस्ट आपको दे देंगे। आप सारा से कहकर उन्हें इनविटेशन भेज दीजिएगा। कोट आदित्य हाँ में सिर हिला देता है। फिर दादी माँ अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी ईशा की दादी माँ नंदिनी जी को कॉल करके आज की पार्टी के लिए इनविटेशन दे देती है। फिर सबकी तरफ देखते हुए बोली, बेटा, आप सब भी अपने दोस्तों को पार्टी में इनवाइट कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सब हाँ में सिर हिलाते हैं। सभी वहाँ से उठकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आदित्य सबसे पहले सारा को कॉल करके आज की ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी ऑर्गेनाइज करने का ऑर्डर दे देता है। फिर मेहमानों की लिस्ट उसे मेल करके इनविटेशन भेजने का बोलकर वंश के साथ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मोहित, ईशान और नित्या अपने अपने कॉलेज और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। शीतल जी कृतिका की तरफ देखकर बोली, कृतिका बेटा, आप दीक्षा के साथ जाए और रेस्ट कर लीजिए। आपको अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पहले ही आप दोनों के लिए कपड़े सिलेक्ट करवा लिए हैं। अगर आपको पसंद न आए तो आप एक्सचेंज भी कर सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। कृतिका शीतल जी की तरफ देखते हुए बोली, कैसी बातें कर रही है दादी माँ? मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर मैं आज आपके सिलेक्ट किए कपड़े पहनने वाली हूँ। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी स्माइल करते हुए कृतिका के गालों पर प्यार से हाथ फेरती है। फिर दोनों दीक्षा के रूम की तरफ जाने लगते हैं। ऊपर तारिका जी अपनी जलती आंखों से दोनों को देख रही थी। इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं कह सकता था। दीक्षा और कृतिका उसके रूम में आ जाते हैं। दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। दीक्षा कृतिका के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे ध्यान से देखने लगती है। ऐसा करते हुए उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती है। हाथों में लाल रंग के चूड़े, माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। वह कृतिका को देखकर इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर कृतिका घबरा जाती है और दीक्षा को अपने सीने से लगा लेती है। वह उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम रो क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा कृतिका दी से अलग होते हुए अपने दोनों हाथों से कृतिका दी के गालों को भर लेती है। वह अपनी भरी आंखों से उसे देखते हुए बोली, दी, मैंने आपको दुल्हन के रूप में देखने का सपना देखा था। आज आप एक नई नवेली दुल्हन के रूप में मेरे सामने बैठी हो। मैं सच में बता नहीं सकती कि इस वक्त मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह। कृतिका प्यार से दीक्षा के सिर को सहलाने लगती है। कृतिका भी दीक्षा को गौर से देखने लगती है। माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में आदित्य के नाम की चूड़ियां। वह भी अपनी भरी आंखों के साथ दीक्षा के माथे को चूमते हुए बोली, देखो तो मेरी छोटी सी प्रिंसेस अब कितनी बड़ी हो गई है।
दीक्षा बचपन से लेकर तुम्हारे थोड़े बड़े हो जाने तक भी खाना खिलाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे भागते हुए मैंने इस बात पर कभी गौर नहीं किया था कि मेरी प्रिंसेस इतनी बड़ी हो गई है और आज अपनी दी को दुल्हन के रूप में देखकर बहुत इमोशनल भी हो गई। उद्धरण चिन्ह। कृतिका को इमोशनल होते देख दीक्षा उसके आंसू पोंछते हुए बोली, दी अब आप रो मत, वरना वंश जीजू मुझे सुनाने लग जाएंगे कि मैंने उनकी वाइफ का ठीक से ख्याल नहीं रखा। कोट। कृतिका अपने आंसू पोंछकर दीक्षा के गालों को सहलाते हुए बोली, अच्छा। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा उसकी तरफ देखते हुए बोली, बहुत प्यार करते हैं मेरे जीजू आपसे, आपकी बहुत फिक्र करते हैं वो। उद्धरण चिन्ह। कृतिका, आदित्य भी मेरी प्रिंसेस से बहुत प्यार करते हैं, देखो तो आजकल तो तुम्हारे होंठों पर लिपस्टिक भी पूरे दिन नहीं टिक पाता। कोट। दीक्षा कृतिका दी के कहने का मतलब समझकर शर्माते हुए कृतिका की तरफ देखकर उसके सीने में छिपते हुए बोली, दी अब इसमें मैं क्या करूं, आदित्य है ही इतने बेशरम, तो जब वंश जीजू भी आपके साथ ऐसी हरकतें करेंगे न तब बताती हूं मैं आपको। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा के ऐसा कहने पर कृतिका एक बार वंश के ख्यालों में खो जाती है। उसे अपनी और वंश की मोमेंट्स याद आने लगती हैं, जिससे उसका चेहरा गुलाबी होने लगता है। ये देखकर दीक्षा उसे टीस करते हुए बोली, दी देखो तो आपका चेहरा कैसे गुलाबी हो रहा है, इसका मतलब है कि आप तो मेरे ख्यालों से भी फास्ट चल रहे हो। बताओ ना आपका फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। उद्धरण चिन्ह। कृतिका दीक्षा के कान खींचते हुए बोली, प्रिंसेस, अपनी दी से कोई ऐसा पूछता है क्या, और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए भी कृतिका के गाल गुलाबी ही थे। दीक्षा उसे टीस करते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है इसलिए तो आपके गाल गुलाबी हो रहे हैं, है न। दोनों ऐसे ही नोक झोंक करते हुए बेड पर लेट जाते हैं। थोड़ी देर शांत रहने के बाद दीक्षा बोली, दी कितना अच्छा होता ना अगर मम्मा पापा और दादी भी यहाँ होते, मैं आज उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ दी। उद्धरण चिन्ह। कृतिका दीक्षा के सिर को सहलाते हुए बोली, मैं भी आज उन्हें यहाँ देखना चाहती हूँ, मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ प्रिंसेस, काश आज हम अपने मॉम डैड और दादी माँ को यहाँ देख पाते। कोट। दोनों बहनें अपने मॉम डैड और दादी माँ को याद करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और नींद के आगोश में चले जाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस का काम खत्म कर दोनों वहां से निकल जाते हैं। वंश को तो याद था कि आज उसे कृतिका के लिए उसकी पहली रसोई का गिफ्ट लेना है, इसलिए वह आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, बॉस मुझे कृतिका के लिए गिफ्ट लेना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आदित्य वंश की तरफ देखते हुए बोला, हाँ मुझे भी दीक्षा के लिए कुछ लेना है। ये कहते हुए वह ड्राइवर को कार अपने मॉल की तरफ ले जाने को कहता है। थोड़ी देर में उनकी कार आदित्य के मॉल दी एमरेल्ड पैलेस के वीआईपी पार्किंग एरिया में पार्क होती है। आदित्य और वंश दोनों अपनी अपनी वाइफ्स के लिए गिफ्ट लेने जाते हैं। थोड़ी देर में ही वे अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं। वंश जब काउंटर में पे करने के लिए आगे बढ़ता है तो वंश उसे रोक लेता है। वंश कंफ्यूज्ड होकर आदित्य की तरफ देखने लगा। ये देखकर आदित्य बोला, वंश तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है, इसे तुम मेरी तरफ से कृतिका और तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट समझ लो। उद्धरण चिन्ह। वंश अपने बॉस की बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया। आदित्य एक और गिफ्ट बॉक्स वंश की तरफ देते हुए बोला, ये कृतिका को दे देना, मेरी तरफ से उसकी पहली रसोई का गिफ्ट। कोट। वंश थैंक यू कहते हुए आदित्य से वह गिफ्ट ले लेता है। फिर दोनों टाइम वेस्ट किए बगैर मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि दोनों की बीवियों ने ये फरमान सुना दिया था कि आज वो जल्दी घर आ जाएं। इसलिए वे लेट आकर अपनी बीवियों को नाराज नहीं करना चाहते थे। बिग सरप्राइज। वंश थैंक यू कहते हुए आदित्य से वह गिफ्ट ले लेता है। फिर दोनों टाइम वेस्ट किए बगैर मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि दोनों की बीवियों ने ये फरमान सुना दिया था कि आज वो जल्दी घर आ जाएं। इसलिए वे लेट आकर अपनी बीवियों को नाराज नहीं करना चाहते थे। अब आगे शीतल जी ने कृतिका और वंश के कपड़े उनके रूम में रखवा दिए थे। कृतिका शीतल दादी माँ के दिए उसी कमरे में बैठी हुई थी। वही दीक्षा बेसब्री से अपनी क्लोजेट से कपड़े निकाल कर बेड पर फेंकती जा रही थी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे अब गुस्सा भी आने लगा था। शाम होने को थे और आदित्य अभी तक घर नहीं पहुंचा था। ये देखकर दीक्षा को और जोर से गुस्सा आने लगा। वह खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, कहा था मैंने उन्हें कि जल्दी घर आ जाएं, पर नहीं, उन्हें मेरे अलावा दुनिया की सारी चीजें नजर आती है। उद्धरण चिन्ह। तभी अचानक से कोई उसे पीछे से हग कर लेता है। पहली बार में तो दीक्षा डर जाती है,
फिर उसे यह टच फील हो जाती है कि यह किसकी है। वह अपने दिल पर हाथ रख कर बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। उद्धरण चिन्ह। आदित्य स्माइल करते हुए दीक्षा को हग किए हुए ही उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, मेरी तारीफ हो रही थी हम। कोट। आदित्य के इस तरह कहने से दीक्षा एकदम से सिहर गई। उसकी हालत खराब हो गई तो इसलिए वह हकलाते हुए बोली, मैं। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने इतना ही कहा था कि आदित्य उसके कंधे को पकड़कर अपनी तरफ टर्न कर लेता है और झूठ मूठ का गुस्सा दिखाने के लिए अपनी इंटेंस आंखों से उसे देखने लगता है। ये देखकर दीक्षा खुद को उसके सीने में छिपा लेती है। वह अपना चेहरा आदित्य की नेक पर छिपाए हुए बोली, मैं आपका कब से वेट कर रही थी। आप आ ही नहीं रहे थे तो मुझे आप पर गुस्सा आ रहा था। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दीक्षा के मुलायम होंठ आदित्य की नेक को छू रहे थे, जिससे वह रेस्टलेस फील कर रहा था। वह अपने आप को कंट्रोल करते हुए दीक्षा को खुद से अलग करता है और उसकी तरफ एक नज़र देखकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसकी नेक पर किस कर लेता है। वह उसकी खुली कमर पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, बेबी पार्टी को तो अभी टाइम है तो क्यों न उससे पहले थोड़ा रोमांस हो जाए। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह दीक्षा को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। इससे दीक्षा की धड़कनें तेज हो गई थी। वह अक्सर आदित्य की नज़दीकियों को रेसिस्ट नहीं कर पाती थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। ये देखकर आदित्य स्माइल करता है, क्योंकि ये करते हुए उसकी वाइफी बहुत ही क्यूट लग रही थी। वह उसके होठों को आहिस्ते से किस करते हुए दीक्षा को अपने ऊपर कर लेता है। दीक्षा अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए थी। वह उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, वाइफी अपनी आंखें खोलो। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने आहिस्ते से अपनी आंखें खोली तो आदित्य प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था। ये देख दीक्षा शर्माते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। वह अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोलना शुरू करती है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आज। कोट। दीक्षा ने इतना ही कहा था कि तभी आदित्य उसे परेशान करते हुए अपने चेहरे के पास झुका लेता है। वह उसके होठों के बेहद पास चला गया। दीक्षा को लगा कि आदित्य उसे अभी किस कर लेगा, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। ये देखकर आदित्य स्माइल करता है और दीक्षा के अंदाजे को झूठा साबित करते हुए बोला, क्या कह रही थी वाइफी। उद्धरण चिन्ह। जब दीक्षा ने अपनी आंखें खोली तो आदित्य उसे देखकर स्माइल कर रहा था। ये देखकर दीक्षा उसे घूरने लगी। ये देखकर आदित्य उसके बालों की लतों को कान के पीछे करते हुए बोला, वाइफी तुम खुद ही इनवाइट कर रही हो, बाद में मुझे ब्लेम मत करना, ओके। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दीक्षा झट से अपने चेहरे को आदित्य की नेक में छिपा कर बोली, आदि आप मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं कब से अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट करने में लगी हुई हूँ और आप हैं कि मेरी हेल्प करने के बजाय आप मुझे परेशान करने में लगे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह आदित्य के सीने में अपना सिर रख देती है। आदित्य पहले स्माइल करता है। थोड़ी देर तक वह ऐसे ही रहता है, फिर उसे ज्यादा परेशान न करते हुए खुद से अलग कर देता है। दीक्षा अपनी टिमटिमाती आंखों से आदित्य को ही देखने में लगी थी। वह एक पेपर बैग दीक्षा के हाथों में थमाते हुए बोला, लो इसे पहन लो। कोट। दीक्षा ने हम में सिर हिलाया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ चली गई। दूसरी तरफ वंश और कृतिका का कमरा। कृतिका ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी हुई थी। वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी वंश रूम में एंटर होता है। वह मिरर से ही कृतिका को कहीं खोया हुआ देखता है। वह गिफ्ट्स को कबर्ड में रख देता है और कृतिका को आवाज देता है, पर कृतिका किसी गहरी सोच में डूबी होती है, इसलिए उसे वंश की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। वंश कृतिका के करीब जाकर उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है। अपने कंधे पर एक गर्म स्पर्श महसूस करके कृतिका अपने ख्यालों से बाहर आती है। वह वंश की तरफ देखते हुए बोली, आप कब आए। उद्धरण चिन्ह। वंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, बस अभी। क्या सोच रही थी तुम। कोट। कृतिका बात को टालते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। कृतिका का चेहरा एकदम फ्रेश नजर आ रहा था। वंश चाहकर भी उससे अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, वो दादी माँ ने हम दोनों के लिए कपड़े भिजवाए हैं आज की पार्टी में पहनने के लिए। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। वंश हाँ में सिर हिलाता है, फिर वॉशरूम की तरफ शोवर लेने चला जाता है। कृतिका वंश और अपने लिए कपड़े निकाल कर बेड पर रख देती है। दोनों के कपड़े एक कपल के हिसाब से डिजाइन करवाए गए थे, जो उन पर बहुत खूबसूरत लगने वाले थे।
थोड़ी देर में ही वंश शोवर लेकर बाहर आ गया। इस वक्त वह अपने कमर पर सिर्फ टॉवेल लपेटे हुए था। पानी की बूंदें उसके बालों से गिरते हुए उसके ब्रॉड चेस्ट पर आ रही थी। कृतिका की नज़र जब वंश पर पड़ी तो वह उसे देखती ही रह गई, क्योंकि वंश इस वेट लुक में बहुत ही सेक्सी लग रहा था। उसकी सेक्सी मस्कुलर बॉडी पानी पड़ने की वजह से चमकने लगी थी। वंश ने जब कृतिका को अपनी तरफ यूं अट्रैक्ट होते हुए देखा तो वह स्माइल करने लगा। वह कृतिका के सामने जाकर चुटकी बजाता है तो कृतिका होश में आती है। वह वंश को अपने इतने पास देखकर हड़बड़ा जाती है और दूर खिसकने लगती है। वंश कृतिका की इस हरकत पर मन ही मन स्माइल करता है। वंश के मन में एक आइडिया आता है कि क्यों न कृतिका को थोड़ा परेशान किया जाए। वह क्लोजेट रूम में जाकर पैंट पहनकर आ जाता है, पर शर्ट को अपने हाथों में लिए हुए ही बाहर आ जाता है। वह कृतिका के पास जाकर बोला, क्या तुम शर्ट पहनने में मेरी हेल्प कर दोगी? उद्धरण चिन्ह। कृतिका भोलेपन में हाँ में सिर हिला देती है और वंश के हाथों से शर्ट लेकर उसे पहनाने लग जाती है। ये करते वक्त वह वंश के बहुत पास थी, जिससे दोनों की ही धड़कनें बहुत फास्ट चल रही थी। कृतिका अपने आप को संभालते हुए वंश को शर्ट पहनाने लगी। इस वक्त वंश का पूरा फोकस कृतिका के गुलाबी मुलायम होठों पर थी। वह कर तो ये कृतिका को परेशान करने के लिए रहा था, पर उसके गुलाबी होठों को देखकर खुद पर कंट्रोल करना उसके लिए ही बहुत मुश्किल हो रहा था। बटन बंद करते वक्त कृतिका की नज़र बार बार वंश के अट्रैक्टिव मस्कुलर चेस्ट पर जा रही थी। ये देखकर उसकी हालत पहले ही बहुत खराब हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे वंश की शर्ट के सारे बटन बंद कर दिए। जब वह पीछे हटने को हुई तो उसकी सैंडल डिसबैलेंस हो गई और वह गिरने को हुई तो वंश ने उसकी खुली कमर पर अपनी पकड़ कस ली। वह कृतिका की तरफ झुक गया। कृतिका खुद को बचाने के लिए वंश की नेक पर अपने दोनों हाथ लपेटे हुए थी। वह अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए थी। जब उसने अपने चेहरे पर वंश की गर्म सांसों को महसूस किया तो वह अपनी आंखें खोल देती है। सामने उसके और वंश के बीच बहुत कम फासला था। दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे को देखने में बिजी थे। तभी उनके रूम के दरवाजे पर किसी ने नोक किया, जिससे दोनों अपनी दुनिया से बाहर आ गए। वंश नोक करने वाले को मन ही मन कोस रहा था। कितना अच्छा दोनों के बीच आई कांटेक्ट चल रहा था, पर उस आवाज़ ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। यह एक सर्वेंट था जिसे दादी माँ ने भिजवाया था ये जानने के लिए कि वे दोनों रेडी हुए कि नहीं। कृतिका जल्दी से वॉशरूम में जाकर शोवर ले लेती है, फिर कपड़े लेकर क्लोजेट रूम में चली जाती है। पर काफ़ी देर बाद भी जब वह नहीं निकलती तो वंश को कृतिका की टेंशन हो जाती है। वह क्लोजेट रूम का दरवाज़ा नोक करते हुए बोला, कृतिका तुम ठीक हो? तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। कृतिका अब क्या ही जवाब देती। दरअसल ये ड्रेस इतनी डिजाइनर थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे पहनना कैसे है। वह आधी ड्रेस तो पहन चुकी थी, पर इसे सेट करना उसे नहीं आ रहा था। जब 15 मिनट बाद भी वह बाहर नहीं आई तो वंश बोला, कृतिका मैं अंदर आ रहा हूँ। ये कहते हुए वह दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है तो देखता है कि कृतिका ड्रेस को अपनी हाथों में लिए हुए थी। ये देखकर वंश बोला, मैंने कहा था न कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। कृतिका चुपचाप खड़ी थी। वंश उसके पास गया और कृतिका की ड्रेस को अपने हाथों में लेकर उसे सेट करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने उसे पूरी तरह सेट कर दिया। दरअसल यह एक प्री ड्रेप साड़ी स्टाइल में बेहद ही खूबसूरत डिजाइनर गाउन था, जो कि नेवी ब्लू कलर में था और कृतिका के फेयर स्किन टोन में ये बेहद ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वंश ने जब एक नज़र उसे देखा तो देखता ही रह गया। आज वह अप्सरा लग रही थी। वह कृतिका के कंधे को पकड़कर ड्रेसिंग मिरर के पास ले गया और उसकी ड्रेस से मैच करती डायमंड ज्वेलरीज उसे पहना दी। कृतिका अभी वेयर फेस थी, फिर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कृतिका ने एक रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई की और इतने में ही वह कहर ढा रही थी। उसने अपने फेस पर हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाया। वंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कृतिका स्माइल करने लगी और अपनी नजरें झुका लेती है। वंश उसके कंधे को पकड़कर ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, कहीं तुम्हें मेरी ही नज़र न लग जाए। ये कहते हुए वह काजल पेंसिल उठाता है और कृतिका के कान के पीछे लगा देता है। दूसरी तरफ दीक्षा बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। वह तैयार होकर खुद को आईने में देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। दीक्षा ने आदित्य की दी हुई एक ब्लैक नेट की साड़ी कैरी की हुई थी, जिसमें एक्सपेंसिव डायमंड का काम हो रखा था, जिससे वह साड़ी बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी।
इस साड़ी में दीक्षा इतनी हॉट और ब्यूटीफुल लग रही थी कि जिसकी कोई लिमिट न हो। अगर आदित्य अभी उस रूम में होता तो वह पार्टी का प्लान कैंसिल कर देता। दीक्षा ने होठों पर रेड लिपस्टिक अप्लाई किया था, फेस पर बेहद हल्का मेकअप, और इतने में ही वह कहर ढा रही थी। उसने कानों में छोटे छोटे डायमंड इयरिंग्स पहने थे और हाथों में डायमंड ब्रेसलेट। इतने में ही वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। बालों का उसने खूबसूरत सा बन बना कर रखा था। ब्लाउज की डिटेलिंग नेट की थी, जिसमें से दीक्षा की फेयर स्किन छनकर बाहर आ रही थी, जो उसके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। साड़ी में से दीक्षा की अट्रैक्टिव कमर और पेट बहुत खूबसूरती से नजर आ रही थी। ओवरऑल आज वह हद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने आईने में खुद को देखा और अपनी ही नज़र उतारते हुए बोली, हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी खूबसूरत लग सकती हूँ। मुझे किसी की नज़र न लगे। ये बोलते हुए वह काजल पेंसिल से अपना नज़र उतार लेती है। आदित्य को रूम में न देखकर उसे कोसते हुए बोली, वैसे तो बड़ा बोलते रहते हैं कि तुम इस तरह मेरे सामने मत आया करो, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, पर जब तारीफ करने की बारी आई तो कहाँ चले गए। ये नहीं कि बीवी आज कितने दिल से रेडी हो रही है तो थोड़ी देर यहाँ रुक कर 2-4 तारीफ कर दें। उद्धरण चिन्ह। वह आदित्य को कोसते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर पूरे हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। सिर्फ हॉल को ही नहीं, पूरे मल्होत्रा हाउस की डेकोरेशन देखने लायक थी। दीक्षा तो बस इस डेकोरेशन को देखने में लगी हुई सीढ़ियों के पास खड़ी थी। आदित्य नीचे हॉल में एक कॉल अटेंड करने में बिजी था। बात करते करते जैसे ही उसकी नज़र दीक्षा पर पड़ती है, वह पलकें झपकाना ही भूल जाता है। उसकी नज़र दीक्षा पर ठहर सी जाती है। दीक्षा को देखते देखते उसे ध्यान भी नहीं रह जाता कि वह किसी से बात कर रहा था। वह दीक्षा को देखते हुए ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। मोहित, ईशान और नित्या तीनों वहीं से गुजर रहे थे। जब उनकी नज़र आदित्य पर पड़ी तो वो भी ये जानने के लिए कि आखिर उनके भाई बिना पलके झपकाए किसे देखने में लगे हैं, सामने की तरफ देखते हैं तो वो तीनों भी पलके झपकाना भूल जाते हैं। दीक्षा आज हद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आदित्य दीक्षा को देखते हुए ऊपर की तरफ जाता है। दीक्षा अभी भी आदित्य की नज़रों से अनजान थी। आदित्य जैसे ही दीक्षा के करीब जाने को हुआ, तभी कोई उसे बुलाकर अपने साथ ले गया। आदित्य वहीं दीक्षा का वेट करने लगा। जैसे ही दीक्षा सामने से आने लगी, तभी आदित्य से पहले शीतल दादी माँ आ गई और दीक्षा को अपने साथ लेकर चली गई। बेचारा आदित्य अपनी ही बीवी के करीब जाने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा था। थोड़ी देर बाद जैसे ही दीक्षा वहां से गुजरने लगी तो आदित्य बिना टाइम वेस्ट करते हुए उसके पास गया और उसे अपने बाहों में उठा लिया। दीक्षा तो आदित्य को देखती ही रह गई। वह उसके अचानक हुए हरकत से घबरा गई थी। वह आदित्य की बाहों में हाथ डाले हुए बोली, आदि क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए, कोई देख लेगा। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा लगातार आदित्य से ये सब बोलते जा रही थी। आदित्य उसकी बातों का कोई जवाब न देकर उसे अपने बेडरूम में ले आता है और जल्दी से डोर बंद कर देता है। ये देखकर दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदि ये सब क्या? उद्धरण चिन्ह। उसने इतना ही कहा था कि आदित्य उसके गुलाबी होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, शश, कितना बोलती हो तुम, अब अगर एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा तो आदित्य की इस धमकी से डर ही गई। वह डर के मारे अपने होठों पर उंगली रख देती है। आदित्य उसके गालों को सहलाते हुए बोला, हम गुड गर्ल। दीक्षा चुपचाप आदित्य के सामने खड़ी थी। आदित्य उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगता है। उसकी नज़र दीक्षा की खूबसूरत कमर पर ठहर जाती है। ये देखकर दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदि आप क्या देख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा की आंखों में देखते हुए बोला, अपनी खूबसूरत बीवी को देख रहा हूँ, जो आज हद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ये कहते हुए वह दीक्षा के होठों को आहिस्ते से चूम लेता है। वह उसे थोड़ी देर तक और किस करना चाहता था, पर कुछ सोचकर वह रुक गया। वह उसके गालों को सहलाते हुए बोला, आज इन होठों से दूर रहने का मन ही नहीं कर रहा, पर मैं तुम्हारा मेकअप खराब करना नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा नजरें झुकाए अपने गुलाबी चेहरे के साथ खड़ी थी। आदित्य आहिस्ते से उसके माथे को चूमते हुए बोला, मन कर रहा है तुम्हें बाहर जाने ही न दूं। तुम्हें इमेजिन करके इस साड़ी को तुम्हारे लिए लाया था, पर अब चाहता हूं कि तुम इसे चेंज कर लो। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, पर क्यों? मैं इसे चेंज नहीं करने वाली, समझे आप? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा की शक्ल देखकर आदित्य स्माइल करता है और उसके गालों को किस करते हुए बोला,
क्योंकि वाइफी तुम इसमें हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और भी इस खूबसूरती के साथ देखे। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपनी टिमटिमाती आंखों से आदित्य की तरफ देखकर मासूमियत में बोली, आदि प्लीज ना, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई और मैं इसे उतारना नहीं चाहती। उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा को हक करते हुए बोला, ठीक है वाइफी, जैसा तुम कहो। कोट। ये कहते हुए आदित्य दीक्षा को बेड के पास ले आया। दीक्षा आदित्य को सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, क्या हुआ, आपको कुछ और भी बोलना था क्या? कोट। आदित्य उसे बैठने को कहता है और लॉकर से कुछ निकालता है। ये ज्वेलरी बॉक्स दीक्षा को कुछ जानी पहचानी सी लगती है। वह आदित्य को देख ही रही थी कि तभी आदित्य उसे ओपन कर देता है। दीक्षा उस डायमंड ज्वेलरी सेट को देखती रह जाती है। ये वही ज्वेलरी सेट थी जिसे दादी माँ ने दीक्षा को पहली रसोई के गिफ्ट के तौर पर दिया था। यह आदित्य की मॉम का डायमंड सेट था। उस वक्त आदित्य को यह पसंद नहीं आया था कि कोई उसकी मॉम की ज्वेलरी पहने। उस हार को देखते हुए दीक्षा बोली, आदि ये तो आपकी मॉम की नेकलेस है, आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? आदित्य स्माइल करते हुए दीक्षा की तरफ देखकर बोला, ये हमारी मॉम का नेकलेस है दीक्षा, मैं बस अपनी गलती सुधार रहा हूँ। दादी माँ ने बहुत पहले ही इसे इसके सही हकदार को सौंप दिया था, पर मैंने उससे उसका हक छीन लिया था, पर अब मैं इसे उस हकदार को वापस करना चाहता हूँ। कोट। ये सुनकर दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। वह आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदि आप सही थे, मैं वीना मॉम का नेकलेस कैसे पहन सकती हूँ? आई थिंक हमें इस संभाल कर रख लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसे चुप कराते हुए बोला, शशिश, मॉम को बहुत अच्छा लगेगा अगर इसे तुम पहनोगी। ये कहते हुए वह दीक्षा के बालों को साइड करते हुए वह नेकलेस उसे पहना देता है। उसकी पीठ की तरफ झुककर आहिस्ते से उसे किस कर लेता है। वह दीक्षा के डायमंड ईयरिंग्स निकालकर उस नेकलेस सेट की ईयरिंग्स पहना देता है जो उसके लुक को परफेक्टली मैच कर रहे थे। दीक्षा अपनी भरी आंखों से आदित्य को हक कर लेती है और कहती है, थैंक यू आदि, मुझे इस लायक समझने के लिए। उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, शश, तुम हमेशा से लायक थी, बस मुझे समझने में देर हो गई। कोट। थोड़ी देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे को हक किए हुए थे। फिर आदित्य दीक्षा को खुद से अलग करते हुए उसके आंसू पोंछकर बोला, अब तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें देखकर मैं अपना कंट्रोल खो दूं और तुम्हें पार्टी में जाने न दूं? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा शर्म के मारे लाल हो जाती है और आदित्य का हाथ पकड़कर बिना कुछ कहे बाहर आ जाती है। अब तक सभी गेस्ट पार्टी में आ चुके थे। सब आज बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ईशा, विहान और नंदिनी दादी माँ भी आ चुके थे। तभी वंश और कृतिका भी सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहे थे। सारी लाइटें ऑफ हो गई और स्पॉटलाइट उन पर पड़ रही थी। कृतिका अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह की पार्टी अटेंड कर रही थी। इतने सारे लोगों को अपने सामने खुद को देखता देख वह नर्वस फील करने लगी। यह महसूस करके वंश उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लेता है और उसे आंखों के इशारे से रिलैक्स कहता है। वंश के टच से कृतिका काफी रिलैक्स महसूस करने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए नीचे आ जाते हैं। इससे पहले कि पार्टी शुरू हो, शीतल जी कृतिका की तरफ देखते हुए बोली, बेटा आपके लिए एक सरप्राइज है। ये कहते हुए शीतल जी किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हैं। कृतिका और बाकी सब बेसब्री से सामने की तरफ देखने लगते हैं। जैसे ही कृतिका की नज़र सामने से आते लोगों पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी और खुशी में